टॉपिक क्या होगा भाई अपना? मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो सबसे पहले तो हम देखना चाहेंगे मीन लाइफ निकालने की हमें रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, क्यों निकाल रहे हैं हम। तो हमारी मजबूरी है और उस मजबूरी के कारण ही हम अपना मीन लाइफ पर आए हुए हैं। अब वो मजबूरी क्या, ध्यान से सुनना। ये हो गया अपने पास तो रेडियो एक्टिव सैंपल, ठीक, बहुत सारे इसके अंदर मॉलिक्यूल, बहुत सारी एटम है या न्यूक्लियस बोल दीजिए, डन। और मान के चलो इसका आज डीके होना स्टार्ट हो गया और सबसे पहले इस न्यूक्लियस का डीके हो गया। डीके होने का मीनिंग, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यूरेनियम का थोरियम में कन्वर्ट हो गया, यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट, ये तो होता है डीके। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियस में पूरा सैंपल है और सैंपल में बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। तो इसका न्यूक्लियस तो ये वाला जो न्यूक्लियस है इसका डीके तो आज ही हो गया, डन। लेकिन इसका जो नेबर है ये, इसका डीके कब होगा कोई अंदाजा नहीं। मान लो इसका डीके तो हो गया t = within 5 सेकंड, क्लियर। और ये हमारा सारी लाइफ ही चली गई और हम देख पाए कि इसका तो अभी डीके ही नहीं हुआ, या हुआ तो मान के चलो आफ्टर 10 ईयर। क्लियर हो गई बात। तो देखा जाए तो ये न्यूक्लियस कितने दिन जिया, 5 सेकंड, और ये न्यूक्लियस 10 साल जिया। समझ पा रहे हो मेरी बात को। अब सवाल ये है, दोनों ही सारे न्यूक्लियस एक ही सब्सटेंस के हैं, सारे ही यूरेनियम के थे। तो अब सवाल ये है, यूरेनियम के एक न्यूक्लियस की एज मैं तुमसे 5 सेकंड बोलूं या 10 ईयर्स बोलूं, प्रॉब्लम समझ पा रहे हो या नहीं भाई। ये भी उसी का ही न्यूक्लियस है, एक एलिमेंट का, ये भी उसी एलिमेंट का है। इसका तो तुरंत डीके हो गया विदिन 5 सेकंड और इसने ले लिया 10 साल। तो अब बड़ी बात ये है, मैं एज कौन सी बताऊं, ये वाली बताऊं या ये वाली, प्रॉब्लम हो गई कि नहीं। तो हम क्या करें, हम ये करना शुरू करेंगे कि भाई ये देख लो टोटल ये डीके होने में कितना टाइम लेते हैं, टोटल डीके होने में कितना टाइम लेते हैं। और मान लीजिए इन्होंने डीके होने में 50 ईयर का टाइम लिया, सभी ने 50 अपॉन इस टाइम में कितने डीके हुए, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, मान लीजिए हमारे पास 10 न्यूक्लियस थे, उससे हमने डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आया 5 ईयर। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक टाइप से मीन एवरेज नहीं आ गई है, मीन एवरेज लाइफ नहीं आ गई, मीन बोल दो या एवरेज बोल दो, एक एवरेज आ गई कि भाई सभी कितना दिन जिए अपॉन कितने थे। सही है। तो ये मीन लाइफ का फॉर्मूला बनने वाला है। तो मीन लाइफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल टाइम इन डीके अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर, कितनी बात समझ में आ गई। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लें। तो इसका मीनिंग क्या, देखो ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड सोडी लॉ, according to Rutherford-Soddy law, active nuclei exponentially decrease with time। इसका मीनिंग क्या हुआ, it means complete disintegration may be take so much time। आया ना, अरे बोलो कंप्लीट इंटीग्रेशन तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। ब्रैकेट में लिख सकते हो तुम इन्फिनिटी, यहाँ पर ब्रैकेट में इन्फिनिटी टाइप भी लिख सकते हो, ठीक है। हैंस फॉर या छोड़ो, हैंस मीन
life of radioactive mean life of radioactive substance mean life of radioactive substance is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान दो इधर, मीन लाइफ तो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मीन लाइफ तो इज इक्वल टू टोटल टाइम इन दिस इंटीग्रेशन, ठीक है, टोटल टाइम इन दिस इंटीग्रेशन फॉर गिवन सैंपल, फॉर गिवन सैंपल मतलब जो भी हमें सैंपल दिया है उसका टोटल डिसइंटीग्रेशन होने में कितना टाइम लगा, अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन रेडियो एक्टिव सेल। पिक्चर क्लियर है क्या? ये हो गई हमारी उसकी एक तरीके से डेफिनेशन भी हो गई और उसका फॉर्मूला भी हो गया। याद है? पिक्चर क्लियर है? रिकॉर्डर एक तरीके से तो थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, क्या होता है हमने उसको थ्योरेटिकली समझा है। अब हम इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लाना चाहेंगे, तो देखो ठहर जाइए, अब अकॉर्डिंग टू जाना पहचाना और रदरफोर्ड सोडियो, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड सोडियो, तो भाई रदरफोर्ड सोडियो क्या कहते हैं, n इज इक्वल टू n नॉट e माइनस लैम्डा t, सही है, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस एट इंस्टेंटेनियस टाइम t, तो इधर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस है किसी भी टाइम पर t पर इंस्टेंटेनियस, और n नॉट नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस, एक्टिव न्यूक्लियस है मीनिंग वो न्यूक्लियस जिनका भी डिके नहीं हुआ है, n नॉट क्या, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस एट t इक्वल टू 0 टाइम, इट मीन्स इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियस। बात समझ में आई क्या? यहाँ तक पिक्चर समझ में आई क्या? बोलो। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट एक बार एज्यूम कर लेते हैं, कर लिया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t, क्लियर? t के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करें। देखो t n अपॉन dt इज इक्वल टू हियर n नॉट कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर माइनस लैम्डा t इज माइनस लैम्डा, n नॉट कॉमन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर माइनस लैम्डा, e की पावर माइनस लैम्डा t इंटू माइनस लैम्डा। अरे पता नहीं है क्या, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, लेकिन जिसको हम x एज्यूम करते हैं उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। मैथ के बच्चे यार कैसे, तो e माइनस लैम्डा t इंटू, चलो पूरा कर देता हूँ, d अपॉन dt माइनस लैम्डा t, सही है? इतनी तो बात समझ में आ गई। अब चलो एक बार इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ तक बात हो गई, डी को डन। अब चलते हैं आगे।
जैसे ही मीन लाइफ तुम्हारे सामने लिखा हुआ करेगा, दिमाग में क्या इमेज बनाओगे? इसका मीनिंग जो हमें सैंपल दे रखा है उस सैंपल के न्यूक्लियस की एवरेज एज, क्योंकि एवरेज एज का है वास्तव में, देखो रियल एज का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो डिसइंटीग्रेशन आज भी हो सकता है और हो सकता है सेंचुरी लग जाए, तो है ना, रियल एज हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो करना था, तो हमने एज ना निकालकर सभी की एवरेज एज निकाल दी है। तो जैसे तुम्हारे सामने मीन लाइफ लिखा हुआ हो तो समझ जाना ये किसी न्यूक्लियस की एज है। एक्चुअली है तो मीन एज, लेकिन काम एज का ही करेगी, क्योंकि एज तो हमारे पास रियलिटी में होती नहीं है। तो यहाँ पर आ गए हम, तो नया स्टेप क्या हो गया बच्चों? dn/dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन नॉट और ई माइनस लैम्डा डी। क्लियर? तो मैथ वालों बच्चों, तो मुझे ये बताओ कि dn/dt क्या है? मेरी बात सुनना। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज dn/dt एंड योर आंसर इज it is differentiation of n with respect to t, right? My question, what is dn/dt and your answer, it is differentiation of n with respect to t, right? इसके अलावा कुछ भी आंसर दो, ये तो मैंने बता दिया, इसके अलावा क्या मतलब है इसका? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन सही है, dn/dt को रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोल सकते हो, बिल्कुल, रेट से भी तुम वो बात पकड़ सकते हो जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि dn वो न्यूक्लियस हैं जो dt टाइम में टिके हो गए। एग्री? dn कौन सा न्यूक्लियस है जिनको टिके होने में dt टाइम लगा? समझ में आई क्या? तो dn को मैं लिख दूँ एक बार, dn इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी इंटू डी। तो इसका मीनिंग सुनो, देखो, इट मीन्स डी एन न्यूक्लियस आर डिके इन टी टू प्लस dt टाइम। समझ में आई क्या? इसका मीनिंग क्या है? dn न्यूक्लियस आर डिके इन t2 t प्लस dt टाइम। अरे इन दोनों का डिफरेंस dt ही तो है यार, क्या कंफ्यूज हो रहा है? डिफरेंस क्या है? dt मींस इन्होंने डिके होने में कितना टाइम लिया? dt। तो मैं लिखता हूँ, ध्यान सुनना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? हेंस एज एज लिखना होगा, एज ऑफ एन नॉट, सॉरी, एज ऑफ डी एन न्यूक्ली। तो डी एन न्यूक्ली की एज कितनी हो गई? डी एन मल्टीप्लाई टी, बिकॉज डी टी इज द वेरी शॉर्ट टाइम, तो अप्रोक्सीमेट इसे बोल दोगे। एक्चुअली नहीं होती है, क्या होती है? अप्रोक्स दिया जाएगा डी एन इंटू टी। तो डी एन इंटू टी कौन सी किन की एज है? डीएन न्यूक्लियस की। बात सुनना मेरे ध्यान से। तो डीएन न्यूक्लियस की कितनी एज है? डीएन इंटू टी। लेकिन तुम्हारा टारगेट किसकी एज को कैलकुलेट करना है? डीएन न्यूक्लियस या सभी की एज को? सभी की एज को। तो हम जब पूरी किसी चीज की फुल वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं कि नहीं? वही इंटीग्रेशन का काम क्या होता है? इंटीग्रेशन का काम होता है तुम कुछ भी एनालिसिस कर रहे हो, उसके छोटे पार्ट के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और फिर उस वैल्यू का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो उससे हमारी टोटल वैल्यू आ जाती है। क्लियर? तो ये जो हो गया है, तो अब एज ऑफ ऑल न्यूक्ली, बल्कि ऐसे लिखो, टोटल एज ऑफ ऑल न्यूक्ली। तो मैंने क्या कर दिया? इंटीग्रेशन टी इंटू डी एन। ध्यान से देखना। अब तुम क्या निकाल रहे हो? टोटल एज। क्या निकाल रहे हो? एज। एज मीन्स टाइम। क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है?
नहीं, टाइम नेगेटिव नहीं होगा। और अगर मैं dn की वैल्यू रखूंगा तो मेरा आंसर नेगेटिव आएगा। अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू dn की यहाँ रखूँ तो आंसर नेगेटिव आएगा, जबकि हम जानते हैं टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया, मोड लगाने का लॉजिक समझ में आया। अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, n के रिस्पेक्ट में, और यहाँ लिमिट रखते हैं इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल n की वैल्यू कितनी है, अरे इनिशियल वैल्यू ऑफ n, इट इज n नो। कौन सा टाइम निकाल रहे हो तुम टोटल एज निकाल रहे हो। सुनो मेरी बात, टोटल एज, टोटल टाइम, ठीक है। कब, जब तुम्हारे पास n नॉट न्यूक्लियस थे, यानी कि सभी के सभी अनडिके थे, और लास्ट में क्या तुम्हारे पास एक भी न्यूक्लियस एक्टिव बचना चाहिए, नहीं। समझना लिमिट कैसे रखा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, dn के में। तो इनिशियली तुम्हारे पास कितने एक्टिव न्यूक्लियस थे, n नॉट। और कौन सा टाइम देख रहे हो तुम, जब तुम्हारे पास एक भी न्यूक्लियर एक्टिव नहीं हो, यानी कि समझ आएंगे। तो टोटल टाइम, टाइम क्या है, एज करना है ना। तो अगेन टोटल एज को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दें आसानी के लिए। तो टोटल एज हो गई हमारी टी, ओके। तो टी इज इक्वल टू 0 n नॉट। ध्यान से सुनना मेरी बात, ऊपर से dn की वैल्यू रख दी, रखो dn की वैल्यू क्या थी, लैम्डा n नॉट e माइनस लैम्डा t इंटू dt। अब एक और स्टेप ध्यान से सुनिए, जब तुम इंटीग्रेशन dn के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो लिमिट भी तुमने n की रखी। अब इंटीग्रेशन का कौन सा टर्म्स है, dt, तो लिमिट भी टाइम की होगी। मींस वो टाइम बताओ जब तुम्हारे पास एक्टिव न्यूक्लियर नोड थे, 0। अब वो टाइम बताओ जब तुम्हारे पास एक भी एक्टिव न्यूक्लियर ना बचे, इनफाइनाइट। समझे कि नहीं, क्लियर। तो उसी के कोरस्पॉन्ड हमने लिमिट भी चेंज कर दी है, एग्री। अब t क्या है, टोटल एज ऑफ ऑल न्यूक्लियर, याद रखना। इंप्लाइज दैट जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख लीजिए। अब मात्र ये कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। एक मिनट रुक जाओगे, रुको। कांस्टेंट क्या क्या है यहाँ पर, लैम्डा एन नॉट कांस्टेंट हो गया, लैम्डा और एन नॉट कांस्टेंट हो गया, 0 टू इंफिनिटी t इंटू e की पावर माइनस लैम्डा t इंटू dt। समझ में आया क्या। अब हमें इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, सही है। और इस इंटीग्रेशन को, उसमें बैठ जाए इंसानों की तरह, इस इंटीग्रेशन को सोल्व मैथ वाले बच्चे सब समझते हैं, लेकिन तुम बायो वाले भी हो इसमें, तो ध्यान देना। फॉर्मूला तुम जानते हो। अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और हमारे पास दो फंक्शन है, f1x इंटू f2x और dx, क्लियर। इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो, दो फंक्शन का, दोनों फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, और x के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हो। तो लुक हियर, t का फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है, और t के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो फॉर्मूला होता है f1 एज इट इज x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। समझ रहे हो क्या फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। अगर ये सिचुएशन हो तो तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, आफ्टर दैट माइनस, ठीक है, होल इंटीग्रेशन, ठीक है, ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी उल्टा लिख दिया, डिफरेंशिएशन, गलत लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन। अब करो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, हो गया, इनटू अब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये क्या था यहाँ, ब्रैकेट का, और इस सारे का इंटीग्रेशन। दोबारा सुन लो, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिख देना है, दूसरे का इंटीग्रेशन कर देना है, माइनस का साइन लगाना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, करना नहीं है, साइन लगाना है अभी, करना नहीं है। करना क्या है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है।
और मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, बीच वाली टर्म को सोल्व करना है। कर लिया, जब वो थोड़ी सी बैलेंस हो जाए फिर जो भी तामझाम बीच में बचा है उसका इंटीग्रेशन करना है। तो पहले डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो भी बीच में मटेरियल बचता है उसको बैलेंस करो, प्लस माइनस जोड़ जाड़ के जो भी करना है, और जो भी एक टर्म बीच में आएगी उसका इंटीग्रेशन। मैथ वाले बैलेंस समझते हैं, तो इस वाले फॉर्मूले का अपने को यूज करना है। समझ में आई क्या? इसे नोट करो, फिर इसका यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। देखो अब सिंपल मैथमेटिक्स से ज़्यादा टेंशन लेने नहीं है, आ जाए तो वेलकम, ना आए तो वीडियो। टर्म क्या है हमारी ये, और ध्यान रहे कैपिटल टी कभी कभी हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। फिलहाल याद रखना यहाँ पर ये टोटल एज को रिप्रेजेंट करती है ना। तो टी इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट रखो बाहर, रख लिया, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ब्रैकेट। ध्यान दो गर्ल्स, क्या कहता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब देखो इसमें भी लॉजिक है, ये मैथ वाले बच्चे बेहतर समझते हैं, मेरा पुराना डायलॉग है। बड़ी बात ये है किसको फर्स्ट माना जाए किसको सेकंड। हालांकि तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस छोटी सी बात है याद रखना, फर्स्ट फंक्शन उसको लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन जल्दी से जल्दी जीरो हो जाए, बात खत्म। सही है, जिसका डिफरेंशिएशन जल्दी से जल्दी जीरो हो जाए। इसका डिफरेंशिएशन तो दूसरे स्टेप में जीरो हो जाएगा, पर पहले स्टेप में तो इसका आंसर 1 आएगा। जब इसका टी के रिस्पेक्ट में करोगे dt अपॉन dt इक्वल टू 1, और दूसरी बार 1 हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट का हो गया 0। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन कभी भी 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि e की पावर माइनस लैम्डा टी का बार बार यही आता रहेगा, है ना, तो ये कभी 0 नहीं होगा। तो फर्स्ट फंक्शन किसको एज्यूम करते हैं, जिसका इजीली 0 हो जाएगा, तो ये बेहतर है। तो क्या कर रहा है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखो, मैंने लिख दिया ऐसे ही, सही। फिर क्या कहता है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, और सेकंड फंक्शन क्या है ये, तो इसका इंटीग्रेशन करें, करो e माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा, जानते हो ना, यही तो होता है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब क्या करना है मुझे, माइनस का साइन, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और फर्स्ट फंक्शन क्या है टी। तो चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। पहले एक बार मैं लिख ही देता हूँ इसको, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, इसका e माइनस लैम्डा टी, सही है, किया नहीं है सिर्फ लिखा है। फिर माइनस साइन, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d अपॉन dt, और फर्स्ट फंक्शन क्या है e, ठीक है। आफ्टर दैट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन है आपका e माइनस लैम्डा टी इंटू dt, सही dt, और लिमिट एक बार लिख दिए वही काफी है, सही। अब t इज इक्वल टू लैम्डा n ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, t एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन अभी तुमने सीखा माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा, ओके। सही है, बोलो, बोलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तक। अब माइनस 0 टू इंफिनिटी, मिडिल ब्रैकेट है अपने, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया टी का टी के रिस्पेक्ट में, और उसका अगेन e माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस इंटू टी,
समझ में आ रहा है? अब t इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट। देखो क्या करेंगे हम, एक बार t की जगह इन्फिनिटी रखोगे, तो जब यहाँ t की जगह इन्फिनिटी रखोगे और यहाँ t की जगह इन्फिनिटी रखोगे, e की पावर माइनस इन्फिनिटी यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी होती है 0, और 0 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 0 0। मैंने क्या किया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने t की जगह भी इन्फिनिटी रखा और इधर t की जगह भी इन्फिनिटी रखा। यहाँ तो इन्फिनिटी आ रहा है और यहाँ आ रहा है e की पावर माइनस इन्फिनिटी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी को लिखोगे 1 अपॉन e की पावर प्लस इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी का आंसर होता है इन्फिनिटी, तो बचता है 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, और 0 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा, चाहे वो इन्फिनिटी ही क्यों ना हो। देन माइनस का साइन लगाते हैं, फिर नीचे वाले लिमिट रखते हैं। अब t की जगह क्या रखोगे? 0, और जब t खुद ही 0 हो गया तो बाकी आंसर कुछ भी आए सब कुछ 0 ही होने वाला है। सही बात? माइनस, ये तो तामझाम 0 ही हो गया। अब बस अब आते हैं इस मोहल्ले में, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन लैम्डा तो बाहर, और बचता क्या है? 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी हाँ 0 टू इन्फिनिटी माइनस लैम्डा t इंटू dt। अब ये बार इसका कर देंगे, सही बात, और ब्रैकेट क्लोज, t इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट 0, 1 अपॉन लैम्डा तो 0 हो गया, और इसका जब तुम दोबारा इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा? e माइनस लैम्डा t अपॉन माइनस लैम्डा, आया ना? ओके, लैम्डा लैम्डा कितने हो गए? t इक्वल टू लैम्डा एन नॉट माइनस लैम्डा लैम्डा कितने हो गए? बोलना पड़ेगा भाई, माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, आया ना? और इसकी लिमिट रखते हैं, क्या करना है आपको? हमें लिमिट रखना होगा e की पावर इन्फिनिटी माइनस की वैल्यू रखोगे ना, या और चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ ये, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन भी ना। ये लो एक स्टेप और बढ़ा दिया, अब बस ये बचा, सही और सिंपल हो गया। t इक्वल टू माइनस एन नॉट अपॉन लैम्डा, ठीक है, तो माइनस क्या आएगा? माइनस एन अपॉन लैम्डा, और अब उस वाले मामले को देख लेते हैं। e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी, समझ रहे हो? e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1, क्योंकि जब e की पावर t की जगह 0 रखोगे तो e की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो 1 आता है, सही? अरे बोल, 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, डायरेक्ट कर देता हूँ 0, सही है? तो क्या आ गया? t इक्वल टू एन नॉट अपॉन लैम्डा, सही? तो ये आ गया है टोटल टाइम इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑल न्यूक्लियस। ये तो है टोटल टाइम इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑल न्यूक्लियस। नोट करो इतना। तो ये आ गया था टोटल टाइम। अब हम आ जाते हैं ना, जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? मीन लाइफ, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टो से। तो मीन लाइफ का मैंने फॉर्मूला भी क्या बताया था थोड़ी देर पहले? मीन लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम इन दिस इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑफ
ऑल न्यूक्लियर, सभी न्यूक्लियो को डिसइंटीग्रेशन में कितना टाइम लगा, और अपॉन में नंबर ऑफ टोटल एक्टिव, और पीछे क्या दिखता है, पीछे क्या दिखेगा, एक तेरे जैसे ही टोटल एक्टिव न्यूक्लियर, सही है। तो टो इज इक्वल टू, ध्यान दो, टोटल टाइम इन डिसइंटीग्रेशन कितना, एन नॉट अपॉन लैम्डा अपॉन टोटल न्यूक्लियर एन नॉट, टोटल न्यूक्लियर कितने थे, एन नॉट आया, एन नॉट से एन नॉट, तो टो इज इक्वल टू 1 अपॉन, समझ में आई क्या बात, बोलो। अभी रुक जाओ एक बार, रुको, इसका मीनिंग क्या हुआ, इट मीन्स mean life is reciprocal of decay constant, सही बात, गलत बात, एक स्टेटमेंट ये याद रखना है, मेन लाइफ क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट, जानते हो ना लैम्डा डिके कांस्टेंट होता है, एक स्टेटमेंट। दूसरा देखिए, बाय टी हाफ इज इक्वल टू, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ, देखो वी नो दैट, हाफ लाइफ जिसको हम बोलते हैं टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, 0.693 अपॉन लैम्डा, होता है कि नहीं, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, सही, हैंस तो इज इक्वल टू, तो का फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा, जरा लैम्डा की वैल्यू रखो, तो टी हाफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये वैल्यू नीचे 0.693, तो ये एक और मीन लाइफ का फॉर्मूला आ गया, याद रखोगे। तो ये हुआ था हमारा टॉपिक, क्या, मीन लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ओके। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम एक्टिविटी, और इससे रिलेटेड और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कुछ एडिशनल फॉर्मूले और हैं, उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे।